एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टीपीए के कंडीशनल ट्रांसफर से रिलेटेड। हमने कंडीशनल ट्रांसफर से रिलेटेड ऑलरेडी कर लिया था। किसमें? पिछले वीडियो में हमने ट्रिक्स कर ली थी। कौन कौन से सेक्शन की? सेक्शन नंबर 10, 11 एंड 12 की हमने इसकी वो कर ली थी। अब 10 की तो हमने डिटेल में वीडियो भी बना ली थी। देन अब क्या बच रहा है? सेक्शन नंबर 11, ठीक है, और 12 कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम और भी कंडीशंस करेंगे। अब सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। ये जो सेक्शंस है ना, सेक्शन नंबर 10, 11, 12, इसमें जो भी हेडिंग लिखी है उसके एंड में लिख दो वॉइड, ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब सेक्शन नंबर 11 किस बारे में बात करता है कि देखो, जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कैसे हुआ है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ एंजॉयमेंट बाय कंडीशन। ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इज नॉट बाउंड बाय सच कंडीशन। अगर देखो, पहला तो क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है, एब्सोल्यूटली है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो कि क्या कर रही है? एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन कर रही है, वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पर्सन इज नॉट बाउंड, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि इट प्रोवाइड्स दैट वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. देखिए, मैंने रीड आउट कर दिया है, बट समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह जो है एब्सोल्युटली क्रिएट हुआ है वो सब वाहियात है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल देख लो। आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है इसका? When the property is transferred absolutely, the owner acquires certain rights in the property, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसे? एक देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी आती है ना तो उसमें इनहेरेंट राइट होता है यार ओनर का, कि वो इनसेपरेबल है फ्रॉम द ओनरशिप, ठीक है। पजेस करना, एंजॉय करना, एंजॉयमेंट, पजेशन तो ठीक है, छोड़ दो, एंजॉयमेंट तो क्या इनहेरेंट राइट है, ठीक है। वैसे ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही होना चाहिए इधर ओनली, एंड नॉट इन पार्शियल इंटरेस्ट। पार्शियली आपने इंटरेस्ट दिया है, फिर इसके बाद आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो लगा सकते हो, बट एब्सोल्यूटली आपने दिया है तो नहीं लगा सकते हो। अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन कौन से केस में इसका दिया गया है? तुल्क वर्सेस मॉक्से, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस याद रखना, तुल्क वर्सेस मॉक्से में, वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another। यानी कि क्या है? आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उधर सिक्योर कर रहे हो दूसरे वाला लैंड। मान लो आपने ए लैंड को बेचा, ए लैंड को बेचा, और बी लैंड को एंजॉयमेंट, हवा पानी के एंजॉयमेंट को बचाने के लिए आप ए लैंड पे बोल रहे हो कि अपना एसी अपनी खिड़की पे लगाना, दूसरी की जमीन पे ना निकल जाए, ठीक है। सिंपल सी ये बात है ना। तो ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन है, और ये एंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट भले कर रहा होगा तुम्हारे, बट दूसरे के भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ना, है ना। दूसरे के रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ही होनी चाहिए कि दूसरे की राइट को इंक्रोच ना करे, वैसा ही है कि इतना ही होना चाहिए कि दूसरे के राइट को इंक्रोच ना करे। फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी द ट्रांसफर कैन पुट सच कंडीशन, ठीक है। तो कौन है? ट्रांसफरर कैन पुट सच कंडीशंस। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन। अब देखो, हम इसमें ना सेक्शन नंबर 40 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा ध्यान से मत लेना कि यार सेक्शन नंबर 40 अभी पढ़ा दे रही है या क्या है। मैं आपको 40 बताना जरूरी है, ठीक है। 40 में ना इन कोवेनेंट्स के बारे में बात हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोवेनेंट्स के बारे में। नेगेटिव क्या है? वो रिस्ट्रिक्ट करता है। पॉजिटिव क्या है? वो बोलता है भाई तुम ये करो। मान लो मैं तुमको प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यार तुम ये काम करो, उसको दो, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल सकती, मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है तुम इतना करो, पर इतना शोर मत मचाना कि सामने वाले की प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस हो, समझ रहे हो। तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद है नेगेटिव पॉजिटिव कोवेनेंट्स। कहां पे डिस्कस किया है? 40 में। आगे हम 40 को और डिस्कस करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कोवेनेंट्स ऑन सब्सिक्वेंट ट्रांसफरिंग। मान लो ए प्रॉपर्टी है, आपने आगे बेची, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसने बोला कि भाई तुम एसी का जो पीछे वाला है उसको उधर मत छोड़ना। बी ने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब सी पे वो लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मान लो सी ने बोला मेरा तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, मैं तो भैया मेरे में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए भी सोचेगा यार इसमें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अपना एसी बाहर निकालता हूँ। बाहर एज एन उसका जो एग्जॉस्ट है वो दीवार से ऐसे बाहर निकलता है ना, वो इनके लैंड में निकलेगा, तो उससे रिलेटेड वो इनके एंजॉयमेंट को हिंडर करेगा। उससे रिलेटेड में बात करें तो इससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 11 में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम कहां से ये पॉइंट लेंगे? हम लेंगे सेक्शन नंबर 40 से, क्योंकि 40 में ही
रिस्ट्रिक्टिव और पॉजिटिव कोवेनेंट्स के बारे में बात हुई है। तो 40 का पैरा 1 क्या बोलता है, नेगेटिव कोवेनेंट इज बाइंडिंग ऑन सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। ठीक है, 40 का पैरा 1 बोलता है नेगेटिव कोवेनेंट इज, देखो, it provides that if the transferor imposes a negative covenant upon transfer of the property, then such covenant is binding on the subsequent transferee also. अब इसमें कुछ प्रोविजोज दिए गए हैं, उसको मैं आपको करवा देती हूँ, देखते रहना। प्रोवाइडेड दैट इट इज फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ ट्रांसफरर्स ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, यानी कि ट्रांसफरर के देखो प्रोविजो यही है कि ट्रांसफरर बोलेगा यार तुम इतना एरिया छोड़ दो या फिर यहाँ पे मत कंस्ट्रक्ट करो ताकि मेरी गाड़ी पार्क हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है, प्रोविजो में तो यही दिया हुआ है कि यार ट्रांसफरर के भले के लिए नहीं होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए कि दोनों का नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्या भी, इफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन एंड द ट्रांसफरी हैज नॉलेज ऑफ द कोवेनेंट। प्रोविजो सेकंड क्या है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो है कंसिडरेशन से रिलेटेड एंड ट्रांसफर हैज नॉलेज ऑफ द कोवेनेंट। ठीक है, ये इसके प्रोविजो में आ जाता है। नेक्स्ट है, इफ द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, सब्सिक्वेंट जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिडरेशन के बगैर है, वेदर और नॉट द ट्रांसफरी हैज नॉलेज ऑफ द कोवेनेंट। क्या है, नॉलेज ऑफ द कोवेनेंट। तो इसमें क्या क्या प्रोविजोज दिए गए हैं, इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन के लिए है और नॉलेज भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, एंजॉयमेंट, खुद के एंजॉयमेंट के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, दे आर रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स एंड आर एनेक्स्ड विद लैंड एंड दे रन विद द लैंड। ठीक है, ये सारे क्या है, दे आर एनेक्स्ड विद द लैंड एंड दे रन विद द लैंड। अब एक छोटी सी चीज है और वो कर लो कि वाई रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स इनफोर्सिबल, बिकॉज दे आर बर्डन ऑन लैंड। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स इनफोर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बर्डन है लैंड पे। तो हमें अब सेक्शन नंबर 11 और 40 की कंबाइंड रीडिंग से क्या क्या पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ओरिजिनल ट्रांसफर इज बाउंड बाय ऑल द कोवेनेंट्स दैट इज पॉजिटिव और रिस्ट्रिक्टिव। यानी कि दो तरह के कोवेनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव रिस्ट्रिक्टिव, और ओरिजिनल ट्रांसफरी है वो दोनों से बाउंड होगा। ठीक है, जो उनको जैसा भी बोलेंगे। बट सेक्शन नंबर 40 में क्या पता चलता है कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है इज ओनली बाउंड बाय रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। ठीक है, यानी कि आगे ये नहीं करना, बाकी वो नहीं करना, सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट से वो बाउंड है। A subsequent transferee for value without notice is not even bound by restrictive covenants. जो subsequent transferee है for value without notice, अगर उसको बताओगे नहीं तो restrictive covenant से भी bound नहीं है। A gratuitous transferee is bound by restrictive covenant whether he has notice of it or not. ठीक है, जिसको gratuitously मिला है वो bound है, चाहे उसको नोटिस मिला हो या नहीं हो। हमने सेक्शन नंबर 40 का पैरा 1 कर लिया, पैरा 2 भी इसी से कर लेते हैं जल्दी से। पैरा 2 क्या प्रोवाइड करता है, वेयर अ थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनेक्स टू ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो ऑब्लिगेशन होगी मे बी एनफोर्स अगेंस्ट अ ट्रांसफर फॉर वैल्यू विद नोटिस, यानी कि उसके अगेंस्ट ऑब्लिगेशन जो है एनफोर्स की जाएगी फॉर वैल्यू विद नोटिस। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। इसके बाद डिफरेंस कर लो, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 10 एंड 11। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, देख लो इधर, इसी में देख लो। सेक्शन नंबर 10 बात करता है इट कैन बी ट्रांसफर ऑफ ईदर ऑल राइट्स और सम ऑफ द राइट्स दैट इट कैन बी एब्सोल्यूट और पार्शियल ट्रांसफर। सेक्शन नंबर 10 में हम क्या बोलते हैं, किस चीज से रिलेटेड है, एलियनेशन से रिलेटेड है, एलियनेशन वाला ट्रांसफर। इट कैन बी ट्रांसफर ऑफ ईदर ऑल राइट्स और सम ऑफ द राइट्स एंड इट कैन बी एब्सोल्यूट और पार्शियल ट्रांसफर। बट सेक्शन 11 में किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 में क्या हो रहा है, इट रिलेट्स टू पावर ऑफ द ओनर टू एलिनेट द प्रॉपर्टी एंड मेक्स टोटल रिस्ट्रेंट वॉइड। ओनर की पावर है, ठीक है, एलिनेट करने की प्रॉपर्टी को, एंड मेक्स टोटल रिस्ट्रेंट। टोटल रिस्ट्रेंट होता है तो वॉइड है, पार्शियल रिस्ट्रेंट इसमें हो सकता है। सेक्शन नंबर 10 में यही बात है, इसमें 2 रिस्ट्रेंट के बारे में बात की गई है, इसमें 2 ट्रांसफर के बारे में बात की गई है, इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द पावर टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर विदाउट देयर बीइंग एनी डिस्टिंक्शन फ्रॉम एनीवन। ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हो, इसमें कुछ, इसमें जैसे पार्शियल और टोटल का है, इसमें पार्शियल टोटल का कुछ नहीं, इसमें आपको एंजॉय करनी है प्रॉपर्टी, इसमें पार्शियल टोटल जैसी कोई भी बात नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ। सेक्शन नंबर 12 बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 12 का मैं पहले एक बार आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 31 में बात की गई है कंडीशनल ट्रांसफर की, जो कि अलाउड है, और सेक्शन नंबर 32 में बात की गई है कि जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन वैलिड होगी, कौन सी वैलिड नहीं होगी। सेक्शन नंबर 12 में बात की गई है कि अगर ओनर है, ठीक है, ओनर कोई मतलब ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है और सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके इंसॉल्वेंट होने पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो जाती है, वो वापस आ जाती है, तो दैट इज नॉट अलाउड। अब इसका पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस लिख लो। पर्पस, मान लो
मान लो तुमने बैंक से लोन लिया, तुम लोन लेकर के इंसॉल्वेंट हो गए। अब बैंक के पास आपने क्या किया, घर की प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी। अब आप इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट होने के बाद ये घर किसके पास चला गया, जिससे आपने खरीदा, मान लो एक्स से आपने खरीदा था, उसके पास चला गया। तो बैंक क्या करेगा, ठीक है, बैंक क्या करेगा, बैंक कहां से प्रॉपर्टी लेगा, बैंक यहीं से प्रॉपर्टी लेगा। तो ये सब किसको प्रोटेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो उन सब चीजों को आप प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है, कंडीशन जो कुछ भी है, लिमिटेशन, कंडीशन या लिमिटेशन जो भी है, ठीक है, जो सीज कर दे इन सब चीजों को, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी पे लगाती हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो क्या है, और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज, यानी कि या तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोज या ट्रांसफर कर रहा है, उससे वो वॉइड नहीं होगी, ठीक है, मतलब सॉरी, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है वो वॉइड हो जाएगी। यानी कि तुम कोई कंडीशन लगाओ मेरे प्रॉपर्टी राइट पे, कोई कंडीशन लगाओ, वो सारी वॉइड है। कंडीशन 10, 11, 12 में जितनी भी कंडीशन है वो वॉइड है। हालांकि 10 में पार्शियल कंडीशन जो कि है वैलिड की गई है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, लीज, ठीक है, लीज को समझते हैं, लीज फॉर बेनिफिट ऑफ द लेसर, ठीक है, लीज है, लीज फॉर बेनिफिट ऑफ लेसर। लेसर क्या हो गया, जिसने प्रॉपर्टी दी है। सामने वाला क्या है, लेसी। लेसी क्या हो गया, अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया जब तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो तो बाकी मुझे पैसे थोड़ी दे पाओगे। अब जब तुम मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो ये मेरा बेनिफिट है कि भैया हम तुमसे प्रॉपर्टी वापस ले लें। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वैसे ही केस लॉ आया, स्मिथ वर्सेस ग्रोनो, ठीक है, इसमें क्या है, अगर लेसी ने असाइन कर दिया प्रॉपर्टी और उसके बाद वो क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप प्रॉपर्टी उसके पास रहने दो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, यानी कि आपको पैसे तो मिल ही गए होंगे। पर्पस इसका क्या है, थर्ड पर्सन को, यानी कि किसी के भी लॉस को बचाने का। और इसमें अगर लॉस बच रहा है तो फिर आपकी कंडीशन जो है वो एज सच लगेगी नहीं, ठीक है, यानी कि कंडीशन जो है इन जनरल वॉइड है। बट अगर लीज वाले केस में हम ये देख रहे हैं कि हाँ कंडीशन जो है वो लग सकती है, जस्ट बिकॉज आप सामने वाले का नुकसान ना हो इसलिए लग सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 11 और 12 समझ में आया हो। एक बार सेक्शन नंबर 10 की भी वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक्स करवा रखी है। तो बाद में आप कमेंट मत करिएगा कि इसकी ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स में करवाती जाऊंगी, डिस्क्रिप्शन भी आपका साथ ही साथ देती जाऊंगी, क्योंकि ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने मेंस का आंसर लिख सको, प्लस साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो सके। तो तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।